आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि हमने पिछली बार पढ़ाया था आपको। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि रेडियस और एजेज में क्या रिलेशन बताया था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एजेज में आज हम उसी कड़ी में देखेंगे जो बीसीसी में रेडियस और एजेज के बीच में संबंध देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उस लेक्चर को अगर आप ढंग से नहीं देखोगे तो इस लेक्चर को आप ढंग से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए अगर अच्छे से समझने के लिए लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखें और पहले वो देखें फिर ये देखें, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे इस वाले लेक्चर को। ठीक है, क्योंकि कुछ इसका आधा पार्ट इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अपलोड कर दिया है। शायद हो सकता है आप लोगों ने देख भी लिया हो। ठीक है, पर उसी का आज हम आधा पार्ट जो रह गया है, कुछ पार्ट रह गया है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीसीसी से। रेडियस, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एजेस। ठीक है, ये हमारा चल रहा था। अब इसमें हमने क्या देख लिया था, दो पहले देख लिए थे, कौन कौन से, एससी और बीसीसी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किसको, एफसीसी को, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका मतलब होता है फलक केंद्रित घनीय एकक। चलिए हमारे पास क्या एक एफसीसी यूनिट सेल है, तो ये मेरी एफसीसी यूनिट सेल हो गई। एफसीसी यूनिट सेल हो गई। ठीक है, इसमें जो एटम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, फेसेस पे और कॉर्नर पे। फेसेस पे कितने होंगे 6, कॉर्नर पे कितने होंगे 8। कुल मिला के एटम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये हो गया है ना, ये पूरा फेस है, तो इस फेस में मैंने कुछ ऐसे अरेंज कर लिया है ना, और ये वाला तो ये वाला मैंने कुछ इस कॉर्नर पे ऐसे अरेंज कर लिया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एफसीसी क्रिस्टल। अब हम देखते हैं कि अब हम रिलेशन किस में निकालेंगे, रेडियस और एज में। तो ये वाला जो मेरा एटम है, ये वाला एटम है, जस्ट यहाँ पे भी एक एटम होगा कॉर्नर पे, और इसके एक बीच में भी एटम होगा। ठीक है, अब इसके बीच में डायग्राम ख़राब ना होने की वजह से मैंने यहाँ दिखा दिया है, ये इस वाले फेस पे आपके सामने वाले पे, बट जस्ट ऊपर वाले फेस पे भी एटम होगा। ठीक है, तो एक दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना ले रहे हैं अच्छे से समझने के लिए। जैसे ये है मेरा। ठीक है, आप इसमें मैंने क्या बताया था, एक यहाँ पर है ना, और एक इस बीच पे है, यानी कि एक यहाँ पे बीच में, तो इसका आधा पार्ट और फिर एक इस कॉर्नर पे है। तो आप ऐसे करके चलोगे, ऐसे करके है ना। अब इसकी जो लेंथ है वो a है, इसकी भी लेंथ a है, मान लिया a है और ये b है और ये c है ना। तो कुल मिला के क्या है कि यहाँ की लेंथ कितनी है, अब देखो यहाँ पे आधा पार्ट होगा, क्या होगा, आधा पार्ट होगा। तो यहाँ की अब एक एटम मेरा हमारा यहाँ पर है, जैसे मैंने ये आधा सा बना दिया। ठीक है, और एक एटम कुछ हमारा
ऐसे करके। तो यहाँ की वैल्यू हो गई r रेडियस की, और यहाँ की होगी r, और यहाँ पे आधा सा पार्ट होगा ऐसे करके, तो यहाँ की हो जाएगी 2r, है ना। तो ये हो गया हमारा फेस डायगोनल। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने BCC पढ़ाया था तब हमने उसमें क्या फेस डायगोनल की वैल्यू निकाल ली है। कुल मिला के AB की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4r, कितनी होगी AB बराबर 4r के इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है 4r के। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक जो ये वाले सिस्टम है, ये वाला ये है, तो ये होता है 4r इक्वल टू √2a, है ना। यानी कि जो बॉडी डायगोनल था हमारा, इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखी, उसको देख ले आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 4r इक्वल टू 2a, तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4r बाई √2। अब 4r बाई √2, अब मैं क्या करता हूँ, इसको √2 का मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ और √2 का मल्टीप्लाई नीचे करता हूँ। तो ये इक्वल टू 4r, ठीक है, और √2 बाई 2, 2 से 2 यानी कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार। तो ये कितना बचा a इक्वल टू 2√2r। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई FCC की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलिए अब हम देख ले रहे हैं कि जो यूनिट सेल डेंसिटी क्या होती है, यानी कि एकक कोष्ठ का घनत्व क्या होता है ना। एकक कोष्ठ का घनत्व यानी कि यूनिट सेल डेंसिटी। एकक कोष्ठ का घनत्व क्या होता है, किसी एकक कोष्ठ का के एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एकक कोष्ठ का घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि किसी भी एकक कोष्ठिका के एकांक आयतन उसका कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। एकांक आयतन में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या फिर आयनों की संख्या को एकक कोष्ठिका का घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसको d या फिर रो से दर्शाते हैं ना। इसे d या रो से दर्शा देते, ठीक है। तो घनत्व क्या होता है, रो बराबर m/b और d बराबर m/v, है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। ये सिस्टम इसका हो जाता है। अब हम देखते हैं सेल का घनत्व हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो m यहाँ पे क्या है, m एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, b एकक कोष्ठिका का आयतन, और d आपको पता है क्या है, घनत्व एकक कोष्ठिका का, ठीक है। चलिए
अब एकक कोष्ठका का द्रव्यमान हम देख ले रहे हैं, ठीक है। एकक कोष्ठका का द्रव्यमान, मैंने चल इसको कैपिटल एम एन मान लिया है यहाँ पे, कैपिटल एम, तो यहाँ भी मैं कैपिटल एम कर दे रहा हूँ। एकक कोष्ठका का द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर क्या होता है, एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या मतलब Z और एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। इस एक परमाणु के द्रव्यमान को मैंने किससे दर्शा लिया है, स्मॉल m, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्मॉल m बराबर क्या होता है कि यहाँ पे मैंने स्मॉल m बराबर m बाई क्या हो जाएगा Na, क्या हो जाएगा m बाई Na, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे मैंने कर दूँ यहाँ पे m1 बाई Ma, ठीक है। अब यहाँ पे m1 क्या है, एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब टोटल m ये क्या आ जाएगा, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, Z m1 बाई Na हो जाएगा। अब इस m की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, इस m की वैल्यू मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर, है ना। तो टोटल क्या हो जाएगा, D बराबर Z मल्टीप्लाई m1 बाई Na और Na बाई V यहाँ पर क्या है, एकक कोष्ठका का आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मान लिया मेरी लंबाई कितनी है, A बराबर L, यानी कि A क्या है मेरी लंबाई, A क्या है मेरी चौड़ाई, A क्या है मेरी ऊंचाई। तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, AQ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, D बराबर Z मल्टीप्लाई m1 बाई Na बाई AQ। ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट सेल डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, क्या है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर मतलब एवोगाद्रो संख्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। आगे समझ में, चलिए इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक A तथा B परमाणुओं से बना क्रिस्टल जो कि FCC में क्रिस्टलीकृत, जो कि FCC में क्रिस्टलीकृत है, A परमाणु इसके कोनों तथा B फलक पर स्थित हैं।
इसका सूत्र बताइए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक मेरा क्रिस्टल है, ठीक है, वो कौन सा क्रिस्टल है, FCC का है। कौन सा है, FCC का है। वो किससे बना हुआ है, A तथा B परमाणु से बना हुआ है। अब वो कह रहा है A परमाणु कहाँ पर है, A परमाणु इसके कोनों पर, B परमाणु फलक पर है। तब इसका क्या बताना है, इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। सॉल्व में कैसे होगा, जैसे कि नंबर ऑफ ए एटम, ठीक है, ए एटम की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यानी कि ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या 8 क्यों होगी, क्योंकि ए परमाणु कहाँ पर स्थित है, कोनों पर स्थित है। ए परमाणु से कोनों पर, तो कोने कितने होते हैं क्यूब के, 8 कोने होते हैं। तो ए परमाणु पे कोनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ए परमाणु पे एटम की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। बी परमाणुओं की संख्या, बी परमाणु की संख्या कितनी हो गई, ये कहाँ पर है, बी परमाणु स्थित है हमारा फलक पर। फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते, कितने हो जाएंगे, 6। अब तुम्हें पता है कि जब एटम हमारा कॉर्नर पे स्थित होता है, जब कॉर्नर पे स्थित होता है तो उसका जो क्रिस्टल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। चलिए, तो 8 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 = 1। और जब हमारा अगर फेस पे होता है तब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में, यानी कि 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3। कितना हो जाएगा, 3। अब ए की संख्या कितनी आई, 1, और बी की संख्या कितनी आई, 3। तो फॉर्मूला होता है कितना, यानी फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला या फिर सूत्र क्या हो जाएगा, AB3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया, ठीक है। चलिए हम अगला न्यूमेरिकल और देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, ये मेरा क्या है, एक BCC क्रिस्टल A, B तथा C परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें एक कोनों पर, B केंद्र में तथा C कोर पर स्थित है, तो इसका अणुसूत्र बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ए की संख्या कितनी होगी, 8। ए कहाँ पर स्थित है, कोनों पर कितना जाता है, 1/8, तो 1/8 बराबर 1। ठीक है, बी केंद्र में, बी कहाँ पर है, बी की संख्या, तो तुम्हें बताया गया केंद्र में होता है तो पूरा 100% पार्टिसिपेशन उसका कहाँ पे होगा, यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन में, यानी यूनिट सेल की फॉर्मेशन में वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि वो पूरा का पूरा अंदर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब सी कहाँ पर है, कोर पर है। सी की संख्या कितनी है, तो सी की संख्या कितनी हो जाएगी, अब कोर कितनी होती है गन की, 12 कोर होती है। कितनी होती है, 12 कोर होती है ना। 12 कोर में एक कोर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/5 होती है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला टोटल क्या बन जाएगा, ए की संख्या कितनी है, 1, बी की संख्या कितनी है, 1, सी कितनी है, तो AB
C3, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिखे हैं फॉर्मूला या फिर सूत्र ANS, ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।